हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा ग्लूकोज पढ़ रहे थे, है ना। पूरा ग्लूकोज पढ़ा था, उसका पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से हम लोग उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, है ना। और वो बोला था कि एक 6 मेंबर्ड की रिंग बनाना, और उस पर सबको क्या करा, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से पूरा ड्रॉ करके देखा था। और उस पर क्या करा था, सबसे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखी थी। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से ही क्या बनाया था हम लोगों ने, एक हेमी कीटल का कंसेप्ट स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था उसको वहाँ पे अप्लाई करके पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ग्लूकोज का, है ना। और जो मैं सिंपली एक बात रिवाइज कराने की बात करें तो रिवाइज करा देते हैं ना। एक 6 मेंबर्ड की रिंग बना दो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये 6 मेंबर्ड की रिंग बना दी, है ना। 2 टाइप की ग्लूकोज होती है, सबको पता है ना, पढ़ाया था। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है ना बच्चों। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन, ये इस तरीके से 6 मेंबर्ड की रिंग हम लोगों ने क्या करी है, बना दी है ना। और जो काउंट करना चाहो तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 6 मेंबर्ड की रिंग बना दी ना, एक क्लोज रिंग बनाती है, ठीक है। तो हम लोग चर्चाएं किसकी कर रहे थे, ग्लूकोज की कर रहे थे ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, 2 टाइप की ग्लूकोज थी, है ना। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज था और एक क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था, ठीक है। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज था और एक क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था, ठीक। तो देखो फर्क क्या था दोनों के अंदर। और जो हमारा OH ग्रुप उस साइड राइट साइड आ रहा हो, फर्स्ट नंबर का जो देख रहे थे ना, तो वहां पर जो फर्स्ट नंबर वाला जो हम साइक्लिक वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाए थे, उससे हम लोगों ने बनाया था पूरा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। उसमें अल्फा डी में क्या था, ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज में ये था, जो OH ग्रुप था वो राइट साइड में था, ठीक है। कहाँ था, राइट साइड में था, है ना। OH यहाँ था और यहाँ H था, फिर यहाँ पर क्या था OH और यहाँ H, फिर यहाँ OH और यहाँ H, ठीक है ना बच्चों। यहाँ OH यहाँ H और यहाँ H था, इधर क्या था, CH2OH था। यही था ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी, ये जो स्ट्रक्चर थी वो थी अल्फा डी ग्लूकोज की, है ना बच्चों। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी। अब देखो इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन था और ये कौन सा था, 6th नंबर का कार्बन है ना। अब देखो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो OH ग्रुप राइट साइड में था ना, तो उसको बिलो बना दिया तो अल्फा डी ग्लूकोज बन गया था। और बीटा डी ग्लूकोज बनाना होता तो क्या करते हैं हम, OH ग्रुप को ऊपर ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, है ना, तो सिंपल बन जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, OH है और इधर क्या है, H है। और सब कुछ तो ऐसे ही रहने देंगे, है OH यहाँ H, फिर यहाँ OH, इधर क्या है H है, फिर यहाँ OH है और इधर H है, इधर क्या है CH2OH और यहाँ पर क्या है बच्चों, H है ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर वो किसकी है, एक बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। किसकी स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये 6 मेंबर रिंग देख रहे हो, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सब ड्रॉ कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल दिया, ठीक है। फिर देखो क्या कहानी है कि एक चीज पता है, कभी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होती 11th क्लास में, है ना, जब एक एरोमेटिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो ये है पायरान को तो नाम सुना होगा ना। 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरानोज बोलते हैं। वो किस तरीके से होता है उसको एक बार देख लो। ये इस तरीके से तो होता है ना, यहाँ ऑक्सीजन होता है इस तरीके से, ये जो होता है वो क्या है, पायरान है। ये बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है इस कंपाउंड का पायरान। इस वाले मॉलिक्यूल का कंपाउंड का नाम क्या होता है, पायरान होता है। तो ये भी देख लो, ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है विद ऑक्सीजन के साथ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरान बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां पर देखो क्या है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है ना। ये भी देखो क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, 6 मेंबर्ड की रिंग बना रहा है। यही सेम चीज नहीं है, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है ना, है। ये भी 6 मेंबर रिंग बना रहा है विद ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। अब देखो जो पायरान होता है ना, जो हमारा पायरान होता है, इसी के डेरिवेटिव होते हैं जो हमारा ग्लूकोज होता है ना। देखो जो ग्लूकोज है उसको हम लोग जानते हैं इज नॉन एज अ ग्लूकोपायरानोज। किसके नाम से जानते हैं इसको, ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। तो कभी हम लोग लिखा हुआ हो कहीं पर, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है इसको किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एक तो ग्लूकोज होता है, साथ में क्या होती है, एक पायरान की रिंग होती है, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब किससे डिराइव होते हैं, जो ग्लूकोपायरानोज है वो किससे डिराइव हुआ पड़ा है, वो डिराइव हुआ है फ्रॉम पायरान,
ठीक है ना बच्चों, किससे डिराइव हुआ पड़ा है, पायरान से डिराइव हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इससे पहले हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। दो टाइप के ग्लूकोज होते हैं, एक तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो 6 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन क्या होता है, पायरान होता है, और जो ग्लूकोज होता है वो भी क्या होता है, इस पायरान रिंग पर ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरान रिंग पे तो ड्रॉ करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, जो ग्लूकोज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है उसका, ग्लूकोपायरानोज, है ना। वो इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब डिराइव किससे होते हैं, सब पायरान से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। अब देखो हम जो नेक्स्ट बात करते हैं ना, अभी पूरा हम लोगों ने किसकी स्ट्रक्चर देखी थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखी थी, किसकी, ग्लूकोज की, है ना। इसी तरीके से हम लोग फ्रक्टोज की देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लेंगे और उससे क्या बनाएंगे हम लोग, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रक्टोज का। बहुत बार नाम सुना है ना फ्रक्टोज, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सिमिलर ही होता है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, बस फर्क क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क होता है। स्टार्टिंग बताया था, तो ग्लूकोज की तो पूरी स्ट्रक्चर देख ली, अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, है ना। तो देखो फ्रक्टोज के ऊपर चलते हैं। फ्रक्टोज का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6, ठीक है ना बच्चों। जो फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखो जब हम लोग नेमिंग कर रहे थे ना नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेस पर, तो इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं कीटो हेक्सोज, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको, कीटो हेक्सोज के नाम से जानते हैं। कीटो हेक्सोज क्यों बोलते हैं इसको भाई, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हेक्सोज लगा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होता है कीटोन होता है, इसलिए इसको हम लोग कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं, है ना। फिर देखो इसकी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में देखो क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से होता है CH2OH, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन 2, 1 2 3 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, ये क्या होता है CH2OH, और इधर क्या होता है OH होता है, इधर क्या होता है H होता है ना। और इधर क्या है OH और इधर H, और इधर क्या होता है OH और इधर क्या होता है बच्चों H होता है ना। तो जो सबसे लास्ट वाला जो ये कार्बन देख लो, इससे जस्ट ऊपर वाला ये जो कार्बन है, इसमें OH ग्रुप क्या है राइट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, डी एल नेमिंग करनी सिखाई थी कि OH ग्रुप राइट साइड में तो डी बोलेंगे और नहीं तो लेफ्ट साइड में तो एल बोलेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं लोग, डी। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किसकी है, फ्रक्टोज की, तो इसका नाम क्या होता है, डी फ्रक्टोज, ठीक है ना बच्चों। इसका क्या नाम होता है, डी फ्रक्टोज नाम होता है। अब देखो क्या है, ये जो है ना, ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। समझ गए बात को, कैसी ज्योमेट्री होती है इसकी, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब देखो है क्या, वही सेम कंसेप्ट चलाएंगे जो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे ना ग्लूकोज के, उस टाइम पे जो हम लोग सेम कंसेप्ट चला रहे थे, हेमी एसिटल बना रहे थे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो अटैक कराएंगे, उससे हम जनरेट करेंगे, है ना। वही सब कंसेप्ट चलेगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर वही बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा और ये इस तरीके से क्या करेगा, ये अटैक करेगा, है ना बच्चों, इस तरीके से अटैक करेगा। तो उसकी तरह ही हम लोग स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से, यहां देखो ये कार्बन है, और यहां से क्या है, इधर तो ये वाला जो H था वो माइग्रेट करके यहां लगता था ना, तो OH ग्रुप क्या होगा, ये क्या है। अब एक बात देखो, यहां पर भी दो फॉर्म बनेगी, जैसे वो ग्लूकोज बन रही थी ना, अल्फा डी ग्लूकोज और वो बीटा डी ग्लूकोज बन रहा था, है ना। इसी तरीके से फ्रक्टोज में भी दो फॉर्म बनेगी। क्यों बनेगी, एक तो अल्फा डी फ्रक्टोज और एक क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोज। ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या sp2 है, और sp2 में मतलब क्या ज्योमेट्री प्लेनर है। तो ऑक्सीजन पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो आगे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, और क्या कर सकता है, इसको पीछे से भी अटैक कर सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, आगे से भी अटैक कर दो भाई, और या फिर पीछे से अटैक कर दो, दोनों तरफ से करोगे। जब दो तरीके से करोगे तो OH ग्रुप इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो वो अल्फा वाली बन जाएगी फॉर्म, और OH ग्रुप इधर आ जाएगा तो वो बीटा वाली बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले आगे से करा रहे हैं, तो OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये OH ग्रुप इधर आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर माइग्रेट करके चला गया, और फर्दर फिर देखो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर OH, ठीक है ना, ये कार्बन OH, क्योंकि H+ माइग्रेट करके यहाँ चला गया, और ये जो CH2OH ग्रुप है
ये देख रहे हो, इससे जुड़ा जो ग्रुप होता है वो कहाँ जाता है, वो इधर आ जाएगा। ये क्या है, CH2OH, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे कार्बन है, ठीक है ना, क्या है, कार्बन है। अभी देखते रहे ना, इसको मैं पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ, इस स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे जस्ट नीचे कार्बन है, उसको ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ये वाला कार्बन, ठीक है। फिर देखो इस पर क्या लगा हुआ, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर इसके नीचे जस्ट देखो, ये कार्बन और इधर OH, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। फिर इससे जस्ट नीचे देखो क्या है, कार्बन, और इधर कितना है, OH इधर, और इधर कितना है, H है। फिर इससे जस्ट नीचे देखो क्या है, CH2OH है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यही वाला तो अटैक कर रहा था ना, तो इसको तो यहाँ OH बनाएंगे नहीं, क्योंकि H+ तो माइग्रेट करके यहाँ चला गया। और जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, इसके साथ इस तरीके से साइक्लिक रिंग बनाने लग जाएगा, है ना। साइक्लिक रिंग की फॉर्म में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है ग्लूकोज के अंदर भी, है ना। तो ये वाली जो फॉर्म होगी वो क्या है, कौन सी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप देख लो कहाँ पर है, राइट साइड में है ना, तो ये कौन सी होगी, अल्फा फॉर्म हो गई। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ गए बात को, इसमें क्या नाम हो गया इसका, अल्फा डी फ्रक्टोज। और जो यही वाला OH ग्रुप जो है वो इधर की साइड आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। समझ गए बात को। तो ये वाली फॉर्म बन गई अल्फा डी फ्रक्टोज। इसी तरीके से क्या बनेगी, बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि जो हमारा ये जो कार्बन है वो क्या, sp2 कार्बन है, ज्योमेट्री प्लेनर है, तो ये आगे से भी अटैक कर सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से अटैक करेगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी जिसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज, और जो ये पीछे से अटैक करेगा तो OH ग्रुप कहां जाएगा, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और CH2OH ग्रुप इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ग्लूकोज में कर रहे थे, ठीक है। तो उसको भी देखते रहना। तो देखो उसकी कहानी देखते हैं। पहले तो ये चेक कर लो कि कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग बन सकती है ना, कितने मेंबर की बनेगी। तो देखो सबसे पहले जब भी रिंग बनानी हो ना, तो किसको काउंट कर लो, ऑक्सीजन को देख लो। तो एक इसको काउंट कर लो, फिर 2, ये 3, ये 4 और एक 5। ये 5 मेंबर्ड की क्या हो सकती है, एक साइक्लिक रिंग हमारी ड्रॉ हो सकती है ना। तो 5 मेंबर्ड की रिंग किस तरीके से जनरेट करोगे, वो इस तरीके से हो सकती है ना। ये देखो ये कर दिया 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट, ठीक है ना। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दी। और इसमें देखो क्या है, ये इस तरीके से बॉन्ड बना दो जिस पर हम लोग इस ग्रुप को लगाएंगे, जो भी ग्रुप अटैच है इसमें, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन है, अब इस नंबरिंग को हटा दो यहाँ से, है ना। इस नंबरिंग को हटा दो यहाँ से, एक बार रिंग का पता चल जाए कितने मेंबर की रिंग बन रही है, उसके बाद फिर से नंबरिंग करो। ये जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, ठीक है। फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर वाला कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर तो CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला फर्स्ट नंबर वाला कार्बन, इसको फर्स्ट मानो। इसमें देखो जो चीजें राइट साइड में है उसको कहां बनाएंगे, बिलो बनाएंगे। ट्रिक बताई थी ना, जो चीज राइट साइड में होगी बिलो जाएगी, और जो चीज लेफ्ट साइड में उसको अब बना देना। तो बिलो में क्या OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को यहां लगाओ और इधर लगा दो CH2OH को, है ना, ठीक है। फिर देखो सेकंड नंबर वाला तो कार्बन ये वाला हो गया। इसमें देखो H लेफ्ट में, जो चीज लेफ्ट में उसको बिलो बनाओ, और यहाँ पर क्या है, आप है OH में। फिर थर्ड नंबर वाले में देखो OH ग्रुप बिलो जाएगा, थर्ड नंबर वाला कार्बन ये, और H कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे देखो CH2OH और H है, तो ये फोर्थ नंबर वाला कार्बन है, तो CH2OH ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है इसको ऊपर रख दो, और यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई किसकी हो गई, अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रक्टोज की। और जो बीटा डी फ्रक्टोज में करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या कर दो, इसको उठाओ और OH को लगा दो इधर, और इधर लगा दो CH2OH। समझ गए ना बात को। तो ये वाली कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है इसको OH को इधर, इसको नीचे, एक बार बना देना इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो किस तरीके से, ये इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ विद ऑक्सीजन, ठीक है। ये इस तरीके से अटैच कर दिया हम लोगों ने, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इसकी नंबरिंग कर दो, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये हो गया फोर्थ नंबर कार्बन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर का तो कार्बन यहीं पर है ना, ये वाला CH2OH वाला, ठीक है। इसको दूसरे मार्कर से कर देना है। ये क्या है, कौन सा वाला कार्बन है, ये फिफ्थ नंबर वाला कार्बन है, ठीक है। अब देखो इसमें OH ग्रुप, ये कौन सी है, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज में क्या जाएगा, ये वाला जो OH ग्रुप है उसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ OH
और इधर कितना आ गया CH2OH, ठीक है। फिर सेकंड वाला तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि फर्क ही क्या होता है, जो हेमिक केटल कार्बन पे होना चाहिए, है ना, तो ये क्या हो गया OH, और फिर इसमें भी रहने दो OH, और इधर क्या है H है, ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या है H, और इधर CH2OH, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई वो किसकी हो गई, बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना बच्चों। किसकी स्ट्रक्चर हो गई, एक बीटा डी फ्रक्टोज की। तो जिस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज बनाया था, इसी तरीके से क्या है यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, अल्फा डी फ्रक्टोज की और किसकी, बीटा डी फ्रक्टोज की, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग जो ग्लूकोज है उसको किस नाम से जानते थे, ग्लूकोपायरानोज के नाम से जानते थे ना, इसी तरीके से जो फ्रक्टोज होता है उसको हम लोग फ्रक्टोज इज नॉन एज अ फ्रक्टोफ्यूरानोज। किसके नाम से जानते हैं हम लोग इसको, फ्रक्टोफ्यूरानोज के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोपायरानोज के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से हम लोग फ्रक्टोज को किसके नाम से जानते हैं, हम लोग फ्रक्टोफ्यूरानोज के नाम से जानते हैं। ऐसा देखो क्यों है। अब देखो ऑक्सीजन ये इस तरीके से है ना, और ऑक्सीजन विद 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूरान बोलते हैं। समझ गए आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूरान बनते हैं। फ्यूरान समझ रहे हो क्या है, एक 5 मेंबर्ड की रिंग होगी विद ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूरान बोलते हैं। तो जो हम लोग ग्लूकोज की फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बना रहे हैं हम लोग, फ्यूरान के ऊपर ही तो 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन वाले पे बना रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं ये फ्यूरान से ही तो डिराइव होकर के बने होंगे ये, तो इसलिए बोलते हैं जो फ्रक्टोफ्यूरानोज होता है ना, वो किससे डिराइव होता है, जो फ्रक्टोफ्यूरानोज होता है सब फ्यूरान से ही क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जो फ्यूरान होते हैं उसी से जो होते हैं हमारे जितने भी ये फ्रक्टोफ्यूरानोज है, फ्रक्टोज है, अल्फा डी फ्रक्टो, बीटा डी फ्रक्टो, सब उसी से होते हैं डिराइव। तो हम लोग जो फ्रक्टोज होता है उसको किस नाम से जानते हैं, फ्रक्टोफ्यूरानोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी थी हमारी, ये जितनी भी कहानी थी वो सब किसकी थी, फ्रक्टोज की कहानी थी। अभी हम लोग देखो रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की रिएक्शन पढ़ने वाले थे, लेकिन जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है जनरली दोनों की रिएक्शंस क्या होती है, सेम होती है। तो सिर्फ हम लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की जनरली रिएक्शन है क्या, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की सेम होती है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी, ग्लूकोज की। तो देखो यहां पर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, किसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी रिएक्शंस हैं 3 रिएक्शन पढ़नी है मेजरली, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन जनरली क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, रिडक्शन। ये जो फर्स्ट का है ना वो एक ए पार्ट है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन करेंगे। तो देखो क्या है यहाँ पर CHO, और यहाँ पर क्या है इस तरीके से CH2OH, है ना, और यहाँ 1 2 3 4, ठीक। और इधर क्या होता है, इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, इधर H, और इधर OH, इधर क्या H है ना। अब देखो रिडक्शन जो है ना, ये जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्शन ग्लूकोज जो रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, और साथ में क्या ले रहे हैं हम लोग, इथेनॉल भी ले रहे हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए ना बात को, क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो होता है वो एक वीक या फिर बोले तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ जाते हो, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहने का मतलब है सबको रिड्यूस नहीं कर पाता, एल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर पाता, सिर्फ जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ना उसको ही रिड्यूस करेगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन से होंगे कंपाउंड, एक तो एल्डिहाइड होगा या फिर फ्रक्टोज होगा, तो एक ही तो यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसको क्या कर देगा यहाँ से ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जब रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये सोडियम अमलगम, साथ में क्या लेते हैं, एल्कोहल का एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, है ना। तो इसको क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो इसका जब रिडक्शन कर देगा तो इसको देखो किस तरीके से बदल देगा। यहां पर तो एज इट इज रहना CH2OH, और ये 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर इसका जब रिडक्शन करा देगा तो एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, जो ये बन जाएगा CH2OH, है ना। क्या बन जाएगा, CH2H, और एज इट इज ये सब एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो OH H, ये क्या हो गया OH, यहाँ H, यहाँ
OH और इधर H, इधर OH और इधर क्या H है। समझ गए ना बात को। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देख रहे थे रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे थे हम लोग, वहां पर सोडियम अमलगम और साथ में सॉल्वेंट ले रहे थे एज अ, जो इथेनॉल है एज अ सॉल्वेंट ले रहे थे, ठीक है। फिर सेकंड देखो, फिर से हम लोग फिर से रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो किसी और रिएजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। इस बार तो हम लोगों ने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, सोडियम अमलगम और साथ में एज अ सॉल्वेंट ले लिया था, वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सेकंड जो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ इस तरीके से है और यहाँ CH2OH और इधर है CHO, ठीक है ना, और इधर क्या है OH और इधर H, इधर OH, इधर क्या H, इधर H है और इधर OH और इधर OH और इधर क्या है H है, ठीक है, ये समझ गए। फिर देखो हम लोग इस बार जो रिएक्शन कर रहे हैं ना इसकी, वो करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं और साथ में इसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में साथ में क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो इतना तगड़ा होता है ना कि सबको रिड्यूस कर देगा, जो भी सामने दिखेगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन सबको क्या करता है ये, जहां पर भी ऑक्सीजन है, जहां पर भी ऑक्सीजन है सबको क्या कर देगा, भगा देगा, रिमूव कर देगा और सब उसकी जगह क्या कर देगा, एडिशन कर देगा हाइड्रोजन का। समझ गए ना, तो क्या कर देगा, एडिशन कर देगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब ये क्या कर देगा, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबको तो भाई यहां से रिड्यूस ही कर देगा ये, ठीक है, सबको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3 और ऊपर भी क्या CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया, एक नॉर्मल हेक्सेन बन गया। समझ गया ना बात को, ये क्या बन गया, नॉर्मल हेक्सेन बन गया। तो जो हमारा ग्लूकोज है, जब उसको हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करा रहे थे तो सिर्फ ऊपर वाले को तो रिडक्शन करा था, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, इन सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल हेक्सेन को। चाहे देखो ये सब क्या है, एक अल्कोहल वाले ग्रुप प्रेजेंट है ना, उनको भी रिड्यूस कर देता है, इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये तो सेकंड रिएक्शन हो गई। फिर देखो हम लोग चलते हैं थर्ड रिएक्शन के ऊपर, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। फिर देखो उस वाले रिएक्शन में क्या है प्रोसेस, उसमें भी देख लेते हैं ना। तो देखो क्या है कहानी इसकी कहानी है कुछ, हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, HCN के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इस बार, ग्लूकोज के रिएक्शन कराएंगे हम लोग HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है ना। किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, CH2OH और यहाँ CHO और यहाँ इस तरीके से होगा और यहाँ OH, इधर H, इधर OH, इधर क्या है H है, इधर H और इधर क्या है OH और यहाँ क्या है OH और ये क्या है H है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। और फिर देखो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, HCN के साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी क्या करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्शन कर रहा है तो देखो फिनोमेना क्या चलेगा, ठीक है। तो HCN के अंदर क्या होता है, H+ होता है, साथ में CN- होता है ना। HCN में क्या होता है, H+ और CN-, ठीक है। तो एल्डिहाइड, ये CHO को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये जो H+ है वो कहाँ जाकर के लग जाएगा, ये H+ इस वाले ऑक्सीजन पे जाकर के लग जाएगा, क्योंकि H+ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वो वहीं तो जाएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज उसको मिलेगा। इसी तरीके से CN- कहाँ जाकर के अटैक करेगा, इस पे माइनस चार्ज है और कार्बन पर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कम है, तो इसको भाई वो ऐसा ग्रुप चाहिए ना अटैच करने वाला जिसको इलेक्ट्रॉन मिले इसको। तो यहाँ पर साइनाइड पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, अच्छा खासा डोनर होता है, तो ये यहाँ जाकर के लग जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, देखो क्या, यहाँ CH2OH, फिर यहाँ 1 2 3 और ये 4 और यहाँ कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन और इधर क्या है हाइड्रोजन। समझ गए ना बात को, ये कार्बन इधर तो लगा हुआ हाइड्रोजन, चलो इसको इस तरीके से लगा दें CH, ठीक है। और यहाँ से क्या है OH ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि H यहाँ पर लग जाएगा, तो
तो ये लग गया तुम्हारा जो OH लग गया ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग गया, एक साइनाइड ग्रुप लग गया, इधर लगा दे रहे हम लोग CN ग्रुप, और इस हाइड्रोजन को भी अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सब तो बाकी एज इट इज रहेगा, OH एज इट इज यहाँ उतारा तो OH और यहाँ H, फिर यहाँ OH और इधर H, फिर OH इधर H और इधर OH और इधर क्या है H है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जब हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करा दी तो किस में कन्वर्ट हो गया, एक साइनो हाइड्रिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइनो हाइड्रिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज से रिलेटेड और फ्रक्टोज से रिलेटेड सारी कहानियां जो है यहाँ पर वो खत्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ते हैं कुछ डायासैकराइड पढ़ लेते हैं, है ना। ये सब क्या थे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे वो सब क्या थे, मोनोसैकराइड्स थे। मोनोसैकराइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो डायासैकराइड ही करेंगे। डायासैकराइड बोले या फिर ओलिगोसैकराइड बोले। ओलिगोसैकराइड तो मेजरली तौर पर बोल देते हैं कि जो 2 यूनिट से 10 यूनिट तक हमें प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओलिगोसैकराइड। और जो 2 ही मिलेंगे, 2 ही प्रोडक्ट देगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, 2 ही यूनिट प्रोडक्ट देगा, उसको क्या बोलते हैं, डायासैकराइड। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो डायासैकराइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुक्रोज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, सुक्रोज का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सुक्रोज होता है फार्मूला C12H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला होता है। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, अभी सुनते रहे ना बात को, हम लोग सुक्रोज बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, उससे पहले एक चीज समझ लो कि सुक्रोज है C12H22O11। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है ना। जब हम लोग अब से पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम लोग शुगर होता है, सुक्रोज होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, और क्या मिलता है, फ्रक्टोज। स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना। तो वो जो ग्लूकोज मिलता है वो कौन सा ग्लूकोज होता है, वो एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। और जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो फ्रक्टोज कौन सा होता है, बीटा डी फ्रक्टोज होता है। समझ गए बात को। तो एक बात देखो कि हम लोग क्या बनाएंगे, सुक्रोज फॉर्मेशन करेंगे, सुक्रोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या मिल रहा है, बीटा डी फ्रक्टोज मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल रहा है। जब हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज को और बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में जोड़ देंगे और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये भी तो बन सकता है, रिवर्स रिएक्शन हो सकती है ना, कि जब इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो ये 2 प्रोडक्ट मिल गए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इसी तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज को और बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल सकता है, हमें सुक्रोज की फॉर्मेशन मिल सकती है ना, आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक बच्चों। ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, एक बीटा डी फ्रक्टोज है। ये क्या है, एक बीटा डी फ्रक्टोज है। इस वाले को और इस वाले को देखो क्या है, यहां से इन दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और यहां से जो OH ग्रुप है और यहां से क्या है, H ग्रुप है। जब दोनों को अटैच किया तो यहां से क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ना। क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये देख लो OH और H मिला करके वाटर मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। और यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है वो किसके थ्रू अटैच हो गया, वो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच हो गया। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो आपस में अटैच हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज। समझ गए बात को, इसी को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को पकड़ो और उसमें से वाटर निकाल दो और दोनों जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच हो जाएंगे। तो हमारी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, वहां पर जो फॉर्मेशन है वो सुक्रोज की हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किसकी फॉर्मेशन पढ़ी है, सुक्रोज की फॉर्मेशन पढ़ी है। इसी तरीके से हम लोग माल्टोज की भी फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, और लैक्टोज की भी फॉर्मेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं लैक्टोज का, ठीक है, कि लैक्टोज को हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो लैक्टोज का सिंपल सा फंडा है, जो लैक्टोज है देख रहे हो, ये जो लैक्टोज है इसका जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, समझ गए आपको। जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें 2 चीज मिल रही है, एक तो हमें बीटा डी गैलेक्टोज मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, बीटा डी ग्लूकोज मिल रहा है, समझ गए आपको। जब हम लोगों ने इसको हाइड्रोलिसिस करा तो क्या मिल गया, एक तो बीटा डी गैलेक्टोज और एक क्या मिल गया, बीटा डी ग्लूकोज मिल गया। जब हम लोग 2 यूनिट को ऐड कर देंगे, बीटा डी ग्लूकोज को और जब बीटा डी गैलेक्टोज है, इन दोनों को अटैच कर देंगे और इसमें से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस यूनिट और इस यूनिट को ऐड करके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे। तो हमारा ये रिवर्स भी तो रिएक्शन हो सकती है कि इन दोनों को भैया ऐड कर दो और इसमें से क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो। इन दोनों में से बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालो और क्या बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये जो है वो एक बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट ले रखी है, ठीक है ना। और ये वाली जो यूनिट है वो किसकी यूनिट ले रखी है, बीटा डी गैलेक्टोज की यूनिट
ले रखी है। समझ गए आपको? ये यूनिट किसकी है? बीटा डी गैलेक्टोज की, और ये वाली यूनिट किसकी है? बीटा डी ग्लूकोज की है। समझ गए ना बात को? अब देखो क्या है इसमें, ये वाला कार्बन देख रहे हो, इस वाले कार्बन को देखो और इस वाले कार्बन को देखो। इस वाले जो बीटा डी गैलेक्टोज में जो ये वाला जो कार्बन है, जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और ये इसमें नंबरिंग करें तो 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ नंबर का कार्बन है। तो इसमें से जो H है और इसमें से जो OH ग्रुप है बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मिल जाएगा ना। जब ये दोनों यूनिट आपस में बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जब आपस में इंटरलिंक करने जाएंगे, अटैच होने जाएंगे, तो यहां से जो H है और यहां से जो OH ग्रुप है आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करने से वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? वहां से रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? OH और H मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये क्या होंगे? ये बाहर निकल जाएंगे, और यहां से क्या होगा? सिंपल एक बीटा डी गैलेक्टोज, और यहां से क्या है? बीटा डी ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? बाहर बन जाएगा। ठीक है, एक तो बीटा डी गैलेक्टोज की यूनिट और एक बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट, और ये जो है वो किसके थ्रू अटैच है? ये जो अटैच है वो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच है। समझ गए बात को? तो जब हमारा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी क्या है? ग्लूकोज आपस में अटैच हो चुका है, किसके थ्रू अटैच है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच है। तो ये वाली यही क्या है हमारी फॉर्मेशन ऑफ, ये किसकी फॉर्मेशन देता है? लैक्टोज की फॉर्मेशन देता है। तो सिंपल है लैक्टोज का फॉर्मेशन करना, बस क्या करना है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की दो, एक यूनिट ये है बीटा डी गैलेक्टोज की पकड़ो, एक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज की पकड़ो, और दोनों को पकड़ के जब उन दोनों को अटैच कराएंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और सिंपल क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच हो जाएंगे दोनों यूनिट, और वही जो यूनिट होगी उसी को क्या बोलेंगे? कि हमारा क्या है? ये जो पूरी स्ट्रक्चर होगी इसकी लैक्टोज की, वहीं पर क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा लैक्टोज का। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम लोग अभी लैक्टोज सुक्रोज की फॉर्मेशन देखिए, लैक्टोज की देखिए, इसी तरीके से हम लोग किसकी देखेंगे? हम लोग देखेंगे माल्टोज की। ठीक है, तो माल्टोज की हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। वो बच्चों हम लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं किसका? माल्टोज का फॉर्मेशन करें। ठीक है, सुक्रोज का और जो लैक्टोज है उसका फॉर्मेशन देख लिया था, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने लैक्टोज देखा था उसमें क्या था कि बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी क्या है? ग्लूकोज है, दोनों का अटैच करते थे और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते तो क्या बनता था? लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? माल्टोज के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो माल्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो हमें दो चीजें मिलती है, एक तो मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या मिलता है? दो यूनिट मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज की, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। कोई पूछे कि भाई माल्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? हमें अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलता है, लेकिन कितने प्रोडक्ट मिलते हैं उसके? दो यूनिट मिलती है। ठीक है, तो देखो एक अल्फा डी ग्लूकोज ये है, ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज, और एक क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं? अटैच करते हैं, इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज को और इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज को अटैच करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को वहां से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो क्या मिल जाता है? वहां से हमें माल्टोज की हमें फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। फिर देखो यहाँ पर क्या है, ये वाले जो है ये क्या है? एक अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, एक यूनिट ये रही अल्फा डी ग्लूकोज की, एक यूनिट ये है अल्फा डी ग्लूकोज की, है ना बच्चों। अब देखो इसमें से क्या है? ये वाला कार्बन देख लो और ये वाला कार्बन देखो, तो ये वाला तो फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, और ये फिफ्थ नंबर का, ये सिक्स्थ वाला। इसकी नंबरिंग करें तो 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ, ये 5 और ये क्या हो गया? सिक्स्थ नंबर वाला कार्बन हो गया। तो एक जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो फर्स्ट नंबर का कार्बन ले रखा है हम लोगों ने, क्या कर रखा है? C1 वाला कार्बन ले रखा है, और एक सेकंड जो यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज का उसका किसका है? C4 नंबर वाला जो कार्बन है, उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहे हैं। समझ गए बात को? इसको इसमें से H और इसमें से क्या कर रहे हैं? OH को क्या कर रहे हैं? यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। जब अटैच करेंगे दोनों को क्या कर वहां से वाटर मॉलिक्यूल से निकलेगा। तो यहाँ से देख रहे हो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की जो यूनिट है वो किसके थ्रू अटैच हो रही है? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो है वो क्या हो रही है? अटैच हो रही है। समझ गए आपको? एक यूनिट तो ये रही अल्फा डी ग्लूकोज की और एक सेकंड यूनिट क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज की ये है, और दोनों यूनिट किसके थ्रू अटैच हो रही है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच हो रही है। तो यहाँ पर जो बच्चों है ना वो डायासैकेराइड की जो फॉर्मेशन थी वो सब क्या हो चुकी है? वो सारी की सारी ओवर हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग जो इससे नेक्स्ट जो बात करेंगे वो सब पॉलीसैकेराइड देखेंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन करेंगे। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं कौन कौन से होते हैं ना? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इन सारी चीजों की हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, है ना। तो जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें बात करेंगे, सब जो पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स होता है या उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है? जब 10 यूनिट से ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट्स में, वहीं पर पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी पॉलीसैकेराइड्स थे, 3 पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल दिए थे, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, तीनों पढ़ेंगे।
है ना, और तीनों की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्च में देखो क्या है, जो तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, तो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अब जो स्टार्च होता है ना, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। स्टार्च जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। स्टार्च के अंदर एक तो होता है एमाइलोज और एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो एमाइलोज होता है और एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो जो भी कोई स्टार्च मिलके किससे बनता है, कोई पूछे किससे मिलकर बनता है स्टार्च, एक तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, और जो एमाइलोज है और जो एमाइलोपेक्टिन है, इसके अंदर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसके अंदर समझ गया आपको क्या होता है, इसके अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टार्च होता है, सबसे पहले हम लोग स्टार्च पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा स्टार्च होता है वो क्या होता है, इसके अंदर स्टोरेज होती है किसकी, ग्लूकोज की स्टोरेज होती है, स्टार्टिंग में बात करी थी, है ना। और ये क्या होता है, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब पता है, जो क्या करते हैं 10 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो कोई छोटी स्टार्च का एक बहुत बड़ी यूनिट है। स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो वो किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होगा। तो वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज भी दो टाइप का था, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था। ठीक है, और स्टार्च जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो एमाइलोज और एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बनता है। ठीक है, और जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों के अंदर कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो दोनों की हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जो एमाइलोज होता है उसकी क्या होगी, बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है। उसकी स्ट्रक्चर ये बना के देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं फिर उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो जो एमाइलोज होता है उसकी क्या होती है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होती है उसकी क्या होती है, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो एमाइलोज होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। कहने का मतलब है जब स्टार्च होगा, स्टार्च क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर जो एमाइलोज वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर में घुल जाएगा। लेकिन एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो स्टार्च के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, फिर देखो जो हमारा स्टार्च होता है ना, एमाइलोज जो होता है उसके अंदर से 15 से 20% होता है एमाइलोज। ठीक है, कोई भी स्टार्च है तो उसके अंदर एमाइलोज कितना परसेंट होता है, 15 से 20% जो होता है स्टार्च के अंदर जो होता है एमाइलोज होता है। और बाकी जो 80 से 85% जो होता है स्टार्च के अंदर वो क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, एक तो एमाइलोज है और एक है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, और कोई सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई पूछे कि हमारा एमाइलोज होता है उसके अंदर या फिर एमाइलोपेक्टिन होता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, वो 80 से 85% होता है। और एमाइलोज जो होता है वो 50 से 20% होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमाइलोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, और जो एमाइलोपेक्टिन होती है उसकी कैसी होती है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है। दोनों की हम लोग स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, किसकी, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं ना। तो देखो बच्चों हम लोग जो है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर देखते हैं ना। और तो बात क्या की थी स्टार्टिंग में कि जो एमाइलोज होता है उसकी एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, और जो एमाइलोपेक्टिन होती है उसकी क्या होती है, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है ना। और जो एमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो कोई भी स्टार्च है उसके अंदर जो एमाइलोज होगा वो 15 से लेकर के 20% तक जो होगा वो एमाइलोज होगा। बाकी एमाइलोपेक्टिन जो होगा वो 80 to 85% जो होता है किसी स्टार्च के अंदर जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और स्टार्टिंग में बता दिया था क्या करते हैं, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है दोनों के अंदर ही होता है, चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब बता दे रहे हैं इसको, है ना। ये देखो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट ले रखी है, और एक अल्फा डी ग्लूकोज की वाली यूनिट ले रखी है, और एक अल्फा डी ग्लूकोज की वाली यूनिट ले रखी है ना बच्चों। फिर यहाँ पर देखो क्या है, ये जो ऑक्सीजन है जो इससे पहले वाला ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है, और यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ क्या होता है 6th कार्बन, है ना। ये 6 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग नेमिंग करने जाएं इसकी, तो यहाँ से जो नंबरिंग होगी तो 1 और ये 2 ये 3 और ये वाला कार्बन 4th और ये 5 और ये 6th नंबर कार्बन होगा, है ना। फिर ठीक है, फिर यहाँ इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट में देखो इसके जो ऑक्सीजन वाला है यहाँ पर देखो क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th और ये 5th और ये क्या हो गया 6th नंबर वाला हो गया अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो
एक यूनिट एमाइलोज की सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसकी जो एक यूनिट है उसका जो C1 नंबर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन देख रहे हो, ये कौन सा कार्बन है, C1 कार्बन। तो C1 कार्बन देख लो, और यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बन है सेकेंड यूनिट जो है अल्फा डी ग्लूकोज की, उसका क्या है, C4 कार्बन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में अटैच कर रहे हैं तो इधर का C1 वाला जो है कार्बन नंबर 1 और इस वाली यूनिट का कार्बन नंबर क्या है, 4th है। तो जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव होगा, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पर जो होता है वो किस लिंकेज के थ्रू अटैच होता है, अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो होता है ना वो अटैच हो जाता है ना बच्चों। किसके थ्रू अटैच होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो किसी ना तो किसी लिंक के थ्रू क्या होगा, अटैच करेगा वो। तो वो जो इंटरलिंक होता है ना जिसके थ्रू अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या होगा, OH होगा और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। तो यहाँ से OH और H मिला के क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल गया है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन के थ्रू दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज क्या हो गया, अटैच हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, C1 और C4 के बीच में क्या है, कार्बन, एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है उसका कार्बन नंबर 1 और एक दूसरी यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज का, उसका क्या है, कार्बन नंबर 4th है। इसी तरीके से अटैच वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और ये जो यहाँ पर लिंकेज है वो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये अटैच है। इसी तरीके से ये जो है वो फर्दर आगे अटैच होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, एमाइलोज की है। तो एमाइलोज में क्या होता है, ये एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं, इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट क्या होती है, अटैच होती चली जाती है और किसके स्ट्रक्चर बना देती है, पूरा एमाइलोज फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। फिर देखो एमाइलोपेक्टिन पर चलते हैं हम लोग। तो एमाइलोपेक्टिन में क्या है कि ये भी क्या है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी क्या अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट है, ये भी एक अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट है, ये भी क्या अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट है ना। तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करने जाए तो देखो क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसके बगल में वाला जो कार्बन नंबर 1 है, फिर ये 2, ये 3 और ये 4th और ये 5 है ना, और ये कौन सा 6 नंबर का कार्बन है। यहाँ नंबरिंग का तो 1, ये 2, ये 3, ये 4th और ये 5 और ये क्या 6 नंबर का कार्बन है ना। फिर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4th, 5 और ये 6 नंबर वाला कार्बन है। फिर इस तरीके से यहाँ देखो 1, 2, 3, ये 4th और ये 5 और ये क्या है 6 नंबर वाला कार्बन है ना। अब देखो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, एक इस वाली यूनिट को देखो जहां पे ये मार्कर कर रहे हैं ना, ये वाली यूनिट देखो, एक यूनिट यहाँ पर है। पहले इन दोनों का इंटरलिंक समझते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक तो C1 वाला कार्बन है एक यूनिट का, अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, कार्बन नंबर 1 है और इस वाली यूनिट का क्या है, कार्बन नंबर 1 है ना। तो यहाँ पर जो C1 वाला कार्बन है और यहाँ पर क्या है C4, इस वाली यूनिट का क्या है 4th नंबर का कार्बन, इस वाले में क्या है 1st नंबर वाला कार्बन है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है और ये जो लिंक है वो किसके थ्रू अटैच हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या है, अटैच है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट चेन में ये इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, वो किसके अटैचमेंट से हो रहा है, C1 वाला और C4 कार्बन की वजह से हो रहा है। फिर देखो इसके जस्ट नीचे, क्योंकि हमें पता है जो एमाइलोपेक्टिन है ना उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा क्यों, बने कैसे जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्म बनाएगा तो एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर किसकी होगी, एमाइलोज की। तो ब्रांच बनाने के लिए जस्ट इसके नीचे आना पड़ेगा ना अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट को। तो यहाँ पर देखो एक यूनिट ये रही अल्फा डी ग्लूकोज की, तो उसमें क्या है, ये वाला कार्बन देखो C1 वाला कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन, ये देखो ये वाला जो लिंकेज है वो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ गए बात को, ये वाला लिंकेज कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इसमें देखो क्या है, ये 1st नंबर वाला कार्बन देख रहे हो, एक अल्फा डी ग्लूकोज का एक 1st नंबर का कार्बन है C1 कार्बन, और अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है ना, ये 6 नंबर वाला कार्बन, ये वाला देख लो, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है क्योंकि ये 1st वाले से भी अटैच है और साथ में किसके साथ अटैच है, 6 वाले के साथ अटैच है ना। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, C1 और C6 वाले कार्बन का क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। तो फर्क देखो क्या है, एमाइलोज के अंदर एक ही बॉन्डिंग दिख रही है, एक ही बॉन्डिंग कौन सी, C1 और C4 वाली बॉन्डिंग दिख रही है, जब ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन के अंदर 2 तरीके की बॉन्डिंग दिख रही है, एक तो C1 और C4 के भी बीच में बॉन्डिंग है, साथ में C1 और C6 के बीच में बॉन्डिंग है। जब भी तो बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग है, जब भी तो क्या कर रहा है वो, और जो यहाँ पर भी C1 C4 के बीच में बॉन्डिंग होती है तो वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना देता है। लेकिन हमें पता है जो एमाइलोपेक्टिन होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक ब्रांच फॉर्म होती है। तो ब्रांच जब भी बनेगी ना जब वो C1 और C6 के साथ क्या होगा, अटैच होगा, है ना। तो ये जितनी भी कहानी थी वो सब किसकी थी, स्टार्च की थी, ठीक है। और हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो सेल्यूलोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा सेल्यूलोज जानेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना स्टार्च क्या होता है,
कैसा शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्च भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, सेल्यूलोज की और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग सेल्यूलोज पढ़ रहे हैं ना, और स्टार्टिंग में जब हम लोग सेकेंड लेक्चर पर थे तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है उसका स्टोरेज की बात कर रहे थे। तो स्टोरेज कहाँ कहाँ बात किया था कि जो स्टोरेज जो होता है हमारा ग्लूकोज का, एक तो स्टार्च के अंदर होता है, सेकंड सेल्यूलोज के अंदर होता है, और फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर होता है ना बच्चों। ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे कहाँ पर, स्टोरेज जब पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का जब क्लासिफिकेशन किया था, याद है जब क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर क्या बोला था कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो कोई भाई एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो क्या कर रहा था, 2 यूनिट दे रहा था, है ना, तो उसको क्या बोला था कि भाई ये ऑलिगोसैकेराइड है, या फिर उसको डायसैकेराइड्स भी बोल देते हैं ना। और जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। और जो 10 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलिसिस करने पे, उन सबको क्या बोला था कि वो सब क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये चर्चा कर ली थी। अब जब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 10 से ज़्यादा यूनिट प्रोवाइड करते हैं, समझ गए बात को, क्या करते हैं, 10 से ज़्यादा यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलीमर्स भी एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होता है, जब छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन हो जाती है तो बड़ी यूनिट फॉर्म कर देती है, यही होता है ना। तो जो बड़ी यूनिट फॉर्म हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेल्यूलोज पढ़ रहे हैं। तो सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है ना, जो एक तुम्हारा होता है पॉलीसैकेराइड्स होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्टिंग बताया था कि सेल्यूलोज क्या हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 10 से ज़्यादा यूनिट में प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेल्यूलोज है एक तरीके से पॉलीमर्स भी तो है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स। तो उसका कुछ ना तो कुछ एक मोनोमर्स तो होगा। तो जो सेल्यूलोज होता है ना, जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करने जाते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, मिलता है हमें। और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसकी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी होती है, बीटा डी ग्लूकोज की, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है तुम्हारा एक पॉलीसैकेराइड्स होता है, और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज ओनली बीटा डी ग्लूकोज। और इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब एक बात देखो, हमें पढ़ना है सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। क्या पढ़ना है, सेल्यूलोज का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सेल्यूलोज किससे बनता है, सेल्यूलोज क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, और उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। कौन सा ग्लूकोज होता है, 2 टाइप के ग्लूकोज होते हैं, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो हमें मिलता क्या है, हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करने पे बीटा डी ग्लूकोज को ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम लोग सेल्यूलोज कैसे बना सकते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मान लो तुमने क्या कर दिया, सेल्यूलोज है तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास क्या है, सेल्यूलोज है, और इसका क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो ना हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता है यहाँ से, बीटा डी ग्लूकोज मिल जाता है ना बच्चों, यही मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। तो क्या हम लोग बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट को कंबाइन करके हम लोग सेल्यूलोज बना सकते हैं ना। और जब हम बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट लें और उसमें से क्या कर दें, वाटर रिमूव कर दें, तो हमें क्या मिल सकता है, सेल्यूलोज मिल सकता है ना। तो इसी का क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। कहने का मतलब है सेल्यूलोज को तुम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया है तो क्या मिला, बीटा डी ग्लूकोज मिला। और जो बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट को कंबाइन कर दोगे और उसमें से क्या कर दोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दोगे, तो ये रिएक्शन रिवर्स होकर के क्या मिल जाएगी, हमें सेल्यूलोज मिल सकती है ना आराम से, ठीक है। तो देखो हमें किस तरीके से हमें क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बनानी है सेल्यूलोज की, है ना। सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर बनेगी तो सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, बनाने टाइम पे हमें बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल क्या होगा, हमें एक सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी, है ना, मिल जाएगी। तो देखो करते क्या है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी, बीटा डी ग्लूकोज है ना। तो बीटा डी ग्लूकोज में देखो क्या करते हैं हम लोग, एक तो C4 वाला जो कार्बन होगा, कार्बन नंबर C4 सुनते रहना, अभी बताएंगे पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। C4 वाला जो कार्बन होगा वो, और एक क्या होगा, C1 वाला जो कार्बन होगा, C4 कार्बन और जो C1 कार्बन, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1, इनमें से क्या कर देंगे हम लोग, वाटर को रिमूव कर देंगे। समझ गए आपको, क्या कर देंगे, 4th कार्बन पर से एक बीटा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन नंबर का कार्बन और एक बीटा डी ग्लूकोज का क्या करेंगे, 1st नंबर वाला जो कार्बन होगा, दोनों को हम लोग अटैच करेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वाटर को जब रिमूव करेंगे तो कोई लिंकेज से ही तो अटैच होगा, वो जो लिंकेज से अटैच होता है उस लिंकेज को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जो कौन सा लिंकेज होता है,
तो उसके अंदर होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या होगा, बहुत सारी यूनिट कंबाइन करेंगे। इतना समझे कि बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, बहुत सारी यूनिट लेंगे। तो एक यूनिट का क्या करना है, कार्बन नंबर 4 लेंगे और एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल्यूलोज बनेगा। अब वो जो बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जो होगी कंबाइन होगी, तो वो किस लिंकेज के थ्रू कंबाइन होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन होगी। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वही क्या है यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ऐसी दूसरी यूनिट ले रखी है बीटा डी ग्लूकोज की, तीसरी यूनिट यहाँ है, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट ले रखी होगी बीटा डी ग्लूकोज की, है ना। अब देखो क्या है, ये वाला जो कार्बन होता है इसको फर्स्ट वाला कार्बन बोलते हैं, जब नंबरिंग कर रहे थे उस टाइम पे 1 कार्बन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4th नंबर का कार्बन बोलते हैं, इसको 5th, और ये क्या होता है 6th नंबर का कार्बन होता है ना। इसी तरीके से ये वाला भी क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4th, और ये क्या होगा 5th, और ये 6th नंबर वाला कार्बन होगा, है ना। फिर इस वाले में देखो इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4th, ये 5 और ये क्या हो गया 6th नंबर का कार्बन हो गया, है ना। तो एक यूनिट जो है बीटा डी ग्लूकोज की, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक यूनिट का क्या करेंगे, C4 कार्बन नंबर 4 लेंगे और एक दूसरी यूनिट का C1 वाला कार्बन लेंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक बीटा डी ग्लूकोज की ये वाली यूनिट ली है। अब देखो 4th नंबर का कार्बन, 4th नंबर का कार्बन ये है ना बच्चों, 4th नंबर का कार्बन ये वाला है। इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसको देखो, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर सेकंड यूनिट की बीटा डी ग्लूकोज की ये 1st नंबर का कार्बन ये रहा, इसमें देखो इस पर भी OH है, तो यहां से OH, ये वाला जो OH है ये, और ये वाला जो H है ये रिमूव होगा, तो वहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि OH और H मिला के क्या होगा, H2O बनेगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज है, फिर एक दूसरी यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज की, इसमें जो C4th वाला जो कार्बन है इसमें OH, और इस वाले में जो 1st नंबर का कार्बन है इसमें जो H लगा हुआ है, तो OH और H रिमूव होगा यहाँ से, तो वो भी क्या होगा, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ गए बात को। तो जब वाटर की फॉर्म में OH और H बाहर निकलेगा, समझ गए बात को, यहाँ पे OH और H बाहर निकलेगा, तो देखो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इस तरीके से OH और H को रिमूव कर दिया, है ना। और यहां से देखो एक ऑक्सीजन तो बचा हुआ है, और ये ऑक्सीजन क्या है, इस वाले बीटा डी ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। तो ये वाली जो लिंकेज है ना, जो ऑक्सीजन के थ्रू, दोनों ही ऑक्सीजन के थ्रू क्या करे, इस वाले बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट को पकड़ के बैठा हुआ है और इस वाले बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट को पकड़ के बैठा है। तो ये वाली जो लिंकेज है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बीटा डी ग्लूकोज से एक यूनिट ले रहे हैं, उसमें 4th नंबर का जो कार्बन है उसको देख रहे हैं, उस पे जो OH है, और जो 1st नंबर का जो कार्बन है उसमें जो H है, यहां से उसको क्या कर रहे हैं, वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, और इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या होगा, दोनों यूनिट को जोड़ेंगे तो वही क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या करेंगे, सिंपल बात करें कि एक यूनिट का 4th नंबर का कार्बन लेंगे और एक यूनिट का क्या करेंगे, 1st नंबर का कार्बन लेंगे, और दोनों में से क्या करेंगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और बहुत सारे निकालेंगे, इस तरीके से N यूनिट होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा सेल्यूलोज का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, और जिस लिंकेज के थ्रू वो अटैच होंगे बीटा डी ग्लूकोज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सिंपली बोलते हैं, है ना। फिर देखो इसकी एक, इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो उसमें देख लो एक यूनिट तो ये रही बीटा डी ग्लूकोज की, ये कौन सी हो गई, एक यूनिट हो गई बीटा डी ग्लूकोज की। ठीक है, और एक यूनिट ये हो गई बीटा डी ग्लूकोज की। अब एक बात देख लो, एक यूनिट और एक यूनिट, दोनों यूनिट जुड़ी हुई है, वो देखो इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना, जो यहाँ पर बना है तो ऑक्सीजन, तो ये वाली जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसी को लिंकेज, किस लिंकेज से जुड़ा होता है, कोई पूछे तो किस लिंकेज से जुड़ा होता है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर देखो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एक रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर क्या थे ना, कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जो फेलिंग्स टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस हो जाएंगे जो शुगर, वो रिड्यूसिंग शुगर, जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को डालने के बाद वो रिड्यूस नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सेल्यूलोज भी क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जितनी भी कहानी थी वो सब किसकी थी, एक सेल्यूलोज की थी। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसकी बात करेंगे, ग्लाइकोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग जो थे ना वो सेल्यूलोज पढ़े थे, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन की। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोजन होता है क्या है, ग्लाइकोजन के अंदर हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो क्या बोला था कि जो ग्लूकोज होता है ना उसका स्टोरेज होता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज का हमारा स्टोरेज होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हम लोगों ने चर्चा करी थी। फिर देखो हम लोगों ने वहीं पर एक क्या बात बोली थी कि जो ग्लाइकोजन होता है वो किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल स्टोरेज स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, एनिमल स्टार्च बोला जाता है इसको। ठीक है, ग्लाइकोजन को, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज का काम किसका होता है, वो ग्लाइकोजन का ही होता है, ठीक है। और पूरी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन का जो भी हमारा ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है, समझ गए आपको। और जो भी एनर्जी को स्टोर करके रखता है वो कहाँ रखता है, हमारे लीवर के अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये सारी चर्चा हम लोग ग्लाइकोजन की कर ली थी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में, वो पढ़ेंगे हम लोग पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लाइकोजन की, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोजन भी क्या है, ग्लाइकोजन जो होता है ना वो एक पॉलीसैकेराइड है। वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है ना। जब पॉलीसैकेराइड है तो पर्टिकुलर किसी एक छोटी छोटी यूनिट से कंबाइन होकर के तो बड़ी चीज बनी होगी पॉलीसैकेराइड। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये बना हुआ है ग्लूकोज की बहुत सारे स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोजन का। और बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ना तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे सेल्यूलोज में थी ना पर्टिकुलर लीनियर टाइप की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ रही थी ना, लेकिन जो ग्लाइकोजन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो जो होती है ब्रांच फॉर्म में होती है। वो ब्रांच पे ब्रांच, एक ब्रांच बनी फिर नीचे उसकी दूसरी ब्रांच ऑब्टेन कर देगा, उसके नीचे तीसरी, इस तरीके से क्या करता है, एन यूनिट जो होगी ना वो कंबाइन होगी, किसके थ्रू कंबाइन होती है, वो ब्रांच फॉर्म में वो कंबाइन होती है, ठीक है। ये सब चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं, है ना। फिर देखो जो स्टार्च होता है, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना स्टार्च स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च की दो टाइप के स्टार्च होते हैं, एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। तो एमाइलोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है ना, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, चेन स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर होती है ना वो क्या होती है, ब्रांच की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, ब्रांच की फॉर्म में। जैसे एक ब्रांच, एक ये लाइन, इसके नीचे एक ब्रांच निकलोगी, इसके नीचे, इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में होते हैं एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर, वो देखे थे है ना स्टार्टिंग में। तो जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर होती है ना वो भी क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, किसके जैसी, एमाइलोपेक्टिन की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ना वो क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये क्या होता है, एक एनिमल स्टार्च होता है। और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो किसकी तरह सिमिलर होती है, एमाइलोपेक्टिन की तरह सिमिलर होती है। और इसके अंदर क्या होती है, हाईली ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच होती है। इस तरीके से एक यूनिट ये फिर दूसरी यूनिट ये, इस तरीके से क्या होगी, एन यूनिट कंबाइन होती जाती है ना ब्रांच फॉर्म में। अब देखो ये ग्लूकोज है ना, एक तो यूनिट ये ग्लूकोज की, एक यूनिट ये है। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन, ये क्या है, सिक्स्थ नंबर का कार्बन है ना बच्चों। इस तरीके से नेमिंग करते हैं। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन है ना। फिर इस तरीके से ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ नंबर का कार्बन, ये क्या है, सिक्स्थ नंबर का कार्बन है, ये वाला है ना। फिर इसकी नंबरिंग करें तो देखो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या हो गया, सिक्स्थ नंबर का कार्बन हो गया है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये वाली यूनिट देखो, इस वाली यूनिट को देखो, इस वाली यूनिट को देखना, इस वाली यूनिट को और इस वाली यूनिट को। ये जो दोनों यूनिट है ना वो किससे जुड़ी हुई है, एक C1, ये देख लो C1 वाला कार्बन है। एक ग्लूकोज की जो यूनिट है उसके अंदर क्या है, फर्स्ट नंबर का कार्बन है, वो किसके साथ अटैच है, जो एक दूसरी यूनिट है ग्लूकोज की उसके फोर्थ नंबर वाले कार्बन से क्या है, वो क्या है, अटैच है। वो किसके थ्रू अटैच है, तो क्या बात करी थी सेल्यूलोज के अंदर, ये वाली जो लिंकेज होती है जो ऑक्सीजन के साथ दो यूनिट को जोड़ के रखता है उसको कौन सी यूनिट बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कहने का मतलब है जब दो यूनिट आपस में ये कंबाइन हुई हुई ग्लूकोज के, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिमूवल हुआ होगा। और वहां से जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए तो एक ऑक्सीजन बच गया, और उस ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों यूनिट को कंबाइन करके रखा है। तो क्या बन गया, एक लिंकेज ही तो है, उस लिंकेज को क्या बोला, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला, ठीक है बच्चों। फिर देखो इसी वाले ग्लूकोज की, और फिर इससे नीचे वाला जो जस्ट इसके नीचे जो ग्लूकोज है उसमें क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और यहाँ पर देखो ये सिक्स्थ नंबर वाला जो कार्बन है जहाँ पर ये CH2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप भी तो आगे लगा होगा, तो OH और यह वाला H बाहर निकल करके क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव हो गया। तो एक यूनिट है और एक दूसरी यूनिट है, तो इसका फर्स्ट नंबर का, एक यूनिट का क्या फर्स्ट नंबर का कार्बन है और दूसरी यूनिट का क्या है, सिक्स्थ नंबर का कार्बन है। समझ गया आपको, किस नंबर का कार्बन है, सिक्स्थ नंबर का कार्बन है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल और किसके थ्रू अटैच हो जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है, उसमें क्या था, सेल्यूलोज के अंदर क्या था, जस्ट ऐसे था, और एक इस जैसे ये वाले थे उसके जस्ट नीचे यहाँ वाले से C1 C4 का लिंकेज चल रहा था, है ना, फर्स्ट नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर का कार्बन सेल्यूलोज के अंदर। लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी ये ब्रांच बनाती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ग्लाइकोजन की, वो ब्रांच फॉर्म में होती है। तो ब्रांच बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कार्बन जो होता है वो सिक्स्थ नंबर के कार्बन से अटैच हो जाता है दूसरे वाले यूनिट ग्लूकोज के साथ, जिससे क्या होती है, वो ब्रांचिंग बनाने में अच्छी होती है, ठीक है, मददगार हो जाती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट जो होती है ग्लूकोज की, वो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर का कार्बन, यहाँ पर क्या फोर्थ नंबर का कार्बन है।
तो इस ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो रहा है, दो तरीके के लिंकेज दिखने को है, तो ओवरऑल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही, लेकिन कंबाइन करने का तरीका अलग है, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है, वो कैसी एक ब्रांच फॉर्म में स्ट्रक्चर है। तो ब्रांच बनाने की वजह से इस स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक तो फर्स्ट नंबर का कार्बन है C1 कार्बन और C4 कार्बन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, ठीक है। फिर एक किसका हो रहा है, C4 कार्बन का, और एक किसका हो रहा है, सॉरी C1 कार्बन और C6 कार्बन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो गया, ठीक है। तो उससे जिससे वो C1 और C6 का क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ब्रांच बनाने में आसानी पड़ रही है, समझ गए बात को, क्योंकि यहां से C1 होता और फिर C1 होता तो यहां से इतना आसानी से नहीं बन पाता, क्योंकि ब्रांचिंग बनाने के लिए क्या है कंडीशन, कि फर्स्ट नंबर का कार्बन और 6 नंबर का जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, वो जब भी कंबाइन करेगा और वहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या होगा, दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट कंबाइन होगी, और वो जो ऑक्सीजन वाला जो लिंकेज है उसको क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू कंबाइन होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो थी वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना थोड़ी कहानी खत्म सी हो गई है, बस जो नेक्स्ट लेक्चर बचा हुआ है उसके अंदर हम लोग शुगर ट्री देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे शुगर होते हैं, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, है ना। तो उन सारी स्ट्रक्चर्स को एक ट्रिक बताएंगे, जिससे क्या होगा, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स होंगी ना वो एक शुगर ट्री के ऊपर हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, इपीमर एनोमर है ना, तो कभी कभी पूछ लेगा कि 2 3 4 दे देगा, बोलेगा ये माल्टोस शुगर है और एक दूसरा शुगर लैक्टोस दे दिया, ठीक है। तो पूछ लेगा दोनों में रिलेशन क्या, एपीमर है, एनोमर है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें शुगर का पूरा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो शुगर ट्री जब तक नहीं आता होगा, जब तक हम उस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। तो बस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, शुगर ट्री पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।